नमस्कार। 2 सितंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं दोस्तों आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्चुअली में कल जो मैंने करंट अफेयर्स चलाया था ना, उसमें शायद बैकग्राउंड में कोई वीडियो खुली छूट गई थी। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं विनीत सर की वीडियो अपलोड कर रहा था वो मैंने प्ले की थी और वो प्ले ही छूट गई। तो मेरी आवाज़ के साथ शायद बैकग्राउंड में विनीत सर की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तो उसके चलते पूरा का पूरा जो ऑडियो था कल के करंट अफेयर्स की वीडियो में वो बिगड़ गया। सॉरी फॉर दैट। आज इस बात को मैं इंश्योर करूंगा और आगे से इंश्योर करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। तो न्यूज है जीएसटी कलेक्शंस डिप इन अगस्त बट फाइनेंस मिनिस्ट्री सीज ग्रोथ। देखिए, जो जीएसटी के रेवेन्यूज हैं इन अगस्त वो है 1.12 लाख करोड़। जुलाई में थे 1.16 लाख करोड़। कहते सर इतनी जल्दी फिगर्स आ गए। ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज होता है और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें तो बड़ा समय लगना है आने में। तो देखिए वो इंडेक्स है, उसमें जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की काउंटिंग है वो काफ़ी मुश्किल है। जीएसटी रेवेन्यू का तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और यही तो पता करना है कि जीएसटी रेवेन्यू टोटल पैसा कितना आया है। तो वो तो जैसे ही आपका एक महीना खत्म होता है, जैसे 31 अगस्त खत्म हुआ तो 31 अगस्त का जैसे ही रात का 12 बजा और 1 सितंबर आया वैसे ही टोटल कंसोलिडेटेड फिगर जीएसटी रेवेन्यू का सामने आ जाता है। ओके, हर डिपार्टमेंट अपनी एक एमपीआर भेजता होगा, उस एमपीआर की जो मैनुअल कॉपी है उसको ऑनलाइन रिसिप्ट्स के साथ मैच किया जाता होगा। तो अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी ग्रॉस जीएसटी आया है। जुलाई 2021 में आया था 1.16 लाख करोड़। तो आपको लगेगा कि थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कैसे कंपेयर करती है? तो अगस्त 2021 को कंपेयर किया जाता है अगस्त 2020 से, और यहाँ इसको कंपेयर किया जा रहा है अगस्त 2019-20 से। अगस्त 2019-20, 1 अगस्त 2020-21, 1 अगस्त 2021-22। तो ये अभी जो चल रहा है वो अगस्त 2021-22 चल रहा है। अगस्त 2019-20 प्री पैंडेमिक लेवल वाला था, उसमें कलेक्शन आया था 98,202 करोड़ और इस बार आया है 1,12,120 करोड़। तो फिर भी आप कह सकते हो कि प्री पैंडेमिक लेवल वाले कलेक्शन के रिस्पेक्ट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली बात है सरकार यहाँ पे पॉजिटिवली चीजों को देखेगी, लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिक पंडित हैं, जो इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं, वो तो हर जगह टांग अड़ाते हैं। उन्होंने यहाँ पे भी टांग अड़ाई। उन्होंने बोला है कि देखिए जो ई वे बिल्स का नंबर है वो घटा। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे ई वे बिल का नंबर नहीं लिखा हुआ है। जून 2021 में डेली जो ई वे बिल थे वो थे 1.8 मिलियन यानी 18 लाख। जुलाई 2021 में ये हुए हैं 21 लाख। अभी अगस्त का डाटा यहाँ नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। तो ई वे बिल क्या होता है? तो ई वे बिल एक मैकेनिज्म है जिससे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखिए, अब कहीं पे भी गुड बना है, किसी भी फैक्ट्री में गुड बना है, तो वो वहां से पैक होकर कहीं दूसरी जगह बिकने तो जाएगा ही ना, चाहे वो उस स्टेट के अंदर जाए चाहे वो स्टेट के बाहर जाए। हर चीज के लिए ज्यादातर केसेस में ई वे बिल ही जनरेट किया जाता है। तो ई वे बिल इस बात का इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी चल रही है देश में। और गॉट इट? तो मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक करना और टैक्स इवेजन को चेक करने के लिए ई वे बिल काफी अच्छा मैकेनिज्म है। जुलाई 2021 में दिन के 21 लाख ई वे बिल आ रहे थे ऑन एन एवरेज। जून 2021 में आ रहे थे 18 लाख। ठीक है, ये इस बार थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। कितना कम होते नजर आ रहे हैं एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन थोड़ा घटा है, ओवरऑल ई वे बिल का नंबर थोड़ा घटा है, कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हुई है और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यहाँ पे मॉडरेट हुआ है। ठीक है भाई, तो इसके चलते कह सकते हैं कि अगस्त 2021 में चीजें थोड़ी ढीली पड़ गई हैं। अब पुराने नंबर से मतलब कि अगर आप देखो तो अगस्त 2021-22 को आप अगस्त 2019-20 से कंपेयर करते हो तो जो इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है? तो भैया तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अच्छी खासी तेजी से बढ़ी है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो 1.12 लाख करोड़ है ना, ये अगस्त 2019-20 वाले से 14% ज्यादा है, लेकिन अगस्त 2020-21 वाले से 30% ज्यादा है। समझिए, एक है अगस्त 2019-20 का डाटा, वो कितना था 98,000 करोड़। उसके रिस्पेक्ट में अगस्त 2021-22 1.12 लाख करोड़ है, 14% का इंक्रीमेंट है। और वहीं पे अगर आप अगस्त 2020-21 की बात करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में 30% का ग्रोथ है, क्योंकि अगस्त 2020-21 में ऑब्वियसली बात है पैंडेमिक के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा थे। अब थोड़े से आप कह सकते हो कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉर्मलाइज कर पा रहे हैं। फिर इस 1,12,020 करोड़ में से सेंट्रल जीएसटी है 20,522 करोड़, स्टेट जीएसटी है 26,605 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी है 56,247, 56,274 करोड़। इस 56,247 करोड़ में से
26,884 करोड़ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कलेक्ट किया गया। तो जब भी गुड्स देश के अंदर इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ जीएसटी भी लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। जो कंपनसेशन सेस है वो आया है 8,646 करोड़, जो कि पूरा का पूरा केंद्र की सरकार के पास जाएगा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है? तो दिस इज एन इंडेक्स ऑफ द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स. It consists of a diffusion index that summarizes whether market conditions as viewed by purchasing manager index are expanding, staying the same or contracting. मतलब कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्या चल रहे हैं, इसके लिए एक ओवरऑल और सेक्टर वाइज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 से ज्यादा है तो भाई इकोनॉमी ग्रोथ साइड पे जा रही है, और अगर ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 से कम है तो इकोनॉमी थोड़ा डाउन साइड पे जा रही है। ठीक है, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के डेफिनेटली हेल्प करें। सारी की सारी वीडियोस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी हेल्प मिलती है। जो लोग इकोनॉमी देख रहे हैं, जो मेरी रमेश सिंह की सब से सब लोग तो नहीं देख रहे हैं, बट जितने लोग भी मुझसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं रमेश सिंह की और आगे पढ़ने वाले हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि इस प्रकार की जो न्यूज होती है ना, वो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में काफी रेलिवेंट होती है। अब इस न्यूज में आपको देखिए क्या क्या पता चला है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चला है। ओवरऑल ई वे बिल कैसे काम करता है, छोटे मोटे स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि अगस्त 2019-20 में जो जीएसटी कलेक्शंस थे 98,000 करोड़ थे, अगस्त 21-22 में 1.2 लाख करोड़ हो गए। तो एक छोटा सा स्टैटिस्टिक है, आप चाहो तो नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो, मेंस में लिख देना। तो इस प्रकार के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, वो मेंस में आपके आंसर को एनरिच कर देते हैं। गॉट इट। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। नेक्स्ट बात करते हैं अटल पेंशन योजना। टोटल इनरोलमेंट्स क्रॉस 3.3 करोड़। अटल पेंशन योजना याद है ना दोस्तों, जब ये मोदी जी की सरकार की अटल पेंशन योजना काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 18 से 40 के एज ग्रुप में आता है, वो किसी बैंक की ब्रांच में, किसी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाके अपना अटल पेंशन का अकाउंट खोल सकता है। ठीक है ना, जहां पे उसके पास एक सेविंग बैंक का अकाउंट है, और सेविंग बैंक का अकाउंट आप कह सकते हो सेविंग्स टाइप की चीजों का अकाउंट आप बैंकों में भी खोल सकते हो। बहुत सारे लोग अपना सेविंग का पैसा पोस्ट ऑफिस में भी जाकर रखते हैं। तो किसी भी बैंक की ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाके आप अपना अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकते हो, और आप डिसाइड कर सकते हो कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आप कितने की पेंशन लेके रिटायर होना चाहोगे। 1,000 से लेके 5,000 रुपए प्रति महीने तक का ऑप्शन है, और जितने की भी पेंशन प्लान आप लेना चाहोगे उसके हिसाब से अभी के लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा। कब तक? 60 साल की उम्र तक के लिए। अगर आप जल्दी इस प्लान को लेते हो, यंग हो, तो जो आपको ईएमआई देनी पड़ेगी सालाना, वो काफी कम देनी पड़ेगी। तो जो टोटल एनरोलमेंट्स हैं अंडर द अटल पेंशन योजना, ये 3.3 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं एज ऑफ 25 अगस्त 2021। ठीक है, ये जो अटल पेंशन योजना है गारंटीड पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसको एडमिनिस्टर करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर आप कह सकते हो कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 28 लाख नए अकाउंट खोले गए हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो जितने भी अटल पेंशन योजना के अकाउंट्स खोले गए हैं एज ऑफ 25 अगस्त 2021, इसमें से 78% सब्सक्राइबर्स ने 1,000 पेंशन वाला प्लान लिया है, और लगभग 14% सब्सक्राइबर्स ने 5,000 पेंशन वाला प्लान लिया है। 44% फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, और 44% कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत यंग एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मतलब 18 से 25 साल वाले 44% है। मतलब यंग लोग भी इस प्रकार के प्लान में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब उस प्लान की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने प्लान लिया, उसकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस को उसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की हो जाती है तो उस केस में जिनको भी उन्होंने अपना नॉमिनी बनाया है उनको ये पैसा मिल जाएगा। एडमिनिस्टर करता है पीएफआरडीए। ठीक है भाई, बैंकों को खासकर अक्सर कर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बोलती रहती है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम को प्रमोट करो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जो सेविंग अकाउंट्स है वो बैंकों में आज की डेट में खुले हुए हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाए तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, established by an enactment of parliament to promote and ensure orderly growth of national pension system। अब आपसे एक सवाल है, ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है तो किसी एक्ट के थ्रू इनैक्ट की गई होगी।
कौन से एक्ट के थ्रू इनेक्ट की गई है PFRDA अथॉरिटी, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से साल में इनेक्ट की गई। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, थोड़ा सा आपकी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी। PFRDA काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक और चीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं और इन डिपार्टमेंटों के नाम क्या हैं, ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। जीएस पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। तीसरी बात करते हैं, मतलब तीसरा न्यूज, प्रेसिडेंट्स कलर्स टू बी अवार्डेड टू नेवल एविएशन। ये जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये प्रेसिडेंट कलर देंगे, अवार्ड करेंगे इंडियन नेवल एविएशन को एट द सेरेमोनियल परेड टू बी हेल्ड इन INS हंसा गोवा ऑन 6 सितंबर 2021। तो इंडियन नेवल एविएशन को दिया जाएगा प्रेसिडेंट कलर। अब सवाल उठता है प्रेसिडेंट कलर क्या है। तो प्रेसिडेंट कलर इज द हाईएस्ट ऑनर bestowed on a military unit in recognition of the exceptional service to the nation। तो मतलब कि एक मिलिट्री यूनिट को जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑनर दिया जा सकता है, उन्होंने जो देश की, वैसे तो देखिए सारी मिलिट्री यूनिट्स देश की सेवा करती हैं, बट यहाँ पे समय समय पे सबको अवार्ड दिया जाता है, एक समय पे सबको नहीं दिया जाता है। तो अभी के लिए दिया गया है आपका इंडियन नेवल एविएशन को। क्या इससे पहले इंडियन नेवी की बाकी ब्रांचेस को ये अवार्ड मिला है? बिल्कुल मिला है। इंडियन नेवी को ये अवार्ड मिला था अमंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। उसके बाद प्रेसिडेंट कलर दिया जा चुका है नेवी की साउदर्न नेवल कमांड को, ईस्टर्न नेवल कमांड को, वेस्टर्न नेवल कमांड को, ईस्टर्न फ्लीट को, वेस्टर्न फ्लीट को, सब मैरीनाम को, INS शिवाजी को और इंडियन नेवल एकेडमी को। अभी के लिए INS हंसा गोवा में जो परेड होगी वहां पे ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाएगा इंडियन नेवल एविएशन को। एक स्पेशल डे कवर को भी रिलीज किया जाएगा पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। ये क्या सीन है, तो जो एनवेलप्स के ऊपर या फिर चिट्ठियों के ऊपर जो स्टैंप लगता है ना, तो वो स्टैंप इंडियन नेवल एविएशन की रिलीज की जाएगी। नहीं, सेरेमनी में बड़े बड़े लोग आएंगे, गोवा के गवर्नर, आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ मिनिस्टर, और उनके प्रेजेंस में ये आपका जो इवेंट है वो होगा। ओवरऑल इंडियन नेवल एविएशन की बात करिए तो पहला सी लैंड एयरक्राफ्ट खरीदा गया इंडिया का 13 जनवरी 1951 को, और INS गरुड़ा को कमीशन किया गया, जो कि पहला नेवल एयर स्टेशन था, 11 मई 1953। और तब ऑफिशियली आपका इंडियन नेवल एविएशन एग्जिस्टेंस में आया। 1959 में कमीशनिंग हुई इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन की INS गरुड़ा कोची पे। नेवल एविएशन इज एट द फोरफ्रंट, किसमें? इन इंडक्टिंग वुमेन इनटू द फाइटिंग आर्म ऑफ द नेवी। तो नेवी की फाइटिंग आर्म में अगर एंट्री मारनी है तो इंडियन नेवल एविएशन के थ्रू वुमेन भी आ सकती हैं, और वो ये इंडियन नेवल एविएशन वुमेन को भी मौका देता है कि वो मोल काउंटर पार्ट्स के बराबर आके काम कर सकती हैं। जो नेवल एविएटर्स होते हैं उनको 1 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 7 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल और बहुत सारे 9 सेवा मेडल्स मिल रखे हैं। और खास बात यह कि अगर प्रेसिडेंट कलर मिला है इंडियन नेवल एविएशन को, मतलब इन्होंने अपने हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और स्टेलर ऑपरेशन दिखाए। देखिए हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब का जो स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। हाँ, समय समय पे कह सकते हैं कि जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उसको अवार्ड्स दिए जाते हैं। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, लद्दाख अडॉप्ट्स स्टेट एनिमल एंड बर्ड। देखिए लद्दाख ने 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज, एक स्नो लियोपार्ड, एक ब्लैक नेक्ड क्रेन। Snow leopard will be the state animal of Ladakh and black necked crane will be the state bird of Ladakh। ठीक है भाई। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ये पहले अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था ना, उसकी जो स्टेट बर्ड थी वो थी ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगर आप ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करें तो लद्दाख के चांगथांग रीजन में मिलता है, और जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था लद्दाख उस समय पे। बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि हमको अलग यूनियन टेरिटरी बनाओ। अब जब ये अलग हो गए तो इन्होंने ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपनी स्टेट बर्ड माना है। अगर आप बात करें ब्लैक नेक्ड क्रेन की तो ये लॉयल कपल्स होते हैं, मतलब कपल में मिलती हैं ये बर्ड्स। फिर जो एनिमल इन्होंने माना है स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड के भी नंबर्स वर्ल्ड वाइड डंडल कर रहे हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लिस्ट। तो भैया हर जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, उनका सबका स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, स्टेट फ्लावर है, स्टेट ट्री है। तो यहाँ पे स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल लद्दाख का अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, वैसे तो यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरीज अपना अडॉप्ट कर सकती है। अगर आप देखोगे तो एक राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसने अपना स्टेट वाइल्ड एनिमल अलग डिक्लेयर किया है और स्टेट एनिमल अलग डिक्लेयर किया है। तो स्टेट वाइल्ड एनिमल राजस्थान का है चिंकारा और इंडियन गैजल, और स्टेट एनिमल है राजस्थान का ड्रोमेडरी कैमल। बाकी ज्यादातर स्टेट्स में एक ही एनिमल होता है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर की अगर आप बात करो तो जम्मू एंड कश्मीर जब टूटा नहीं था तो उस समय पे ब्लैक नेक्ड क्रैक इसकी स्टेट बर्ड थी और हांगुल इसका स्टेट एनिमल था। अब ऑब्वियसली बात है जम्मू एंड कश्मीर अलग हो चुका है तो लद्दाख के 2 आ गए, ब्लैक नेक्ड क्रेन
और स्नो लियोपार्ड। अगर आप देखो तो ये जो क्रेन है, ब्लैक नेट क्रेन, ये ईस्टर्न लद्दाख में ही पाई जाती है, छंगतांग रीजन ऑफ लद्दाख में ही पाई जाती है, बहुत लिमिटेड इसकी रीच है। स्नो लियोपार्ड्स की बात करेंगे तो दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ हिमालयस। तो वेस्टर्न हिमालयस में जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमालयस में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपके स्नो लियोपार्ड मिलते हैं। ठीक है भाई। लद्दाख में जो हेमीस नेशनल पार्क है, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और हेमीस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया में, अच्छे खासे स्नो लियोपार्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। जिस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज, डिक्लेयर द क्लाउ एज द नेशनल एनिमल, सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो बना रखी है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं जाके। इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो शेखर कुमार यादव साहब, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, छोटा सा रिकैप दे दे रहा हूँ, इन्होंने बोला है कि भैया काऊ प्रोटेक्शन एक फंडामेंटल राइट है। जिस प्रकार से लोगों अपने खाने की हैबिट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग अगर काऊ को बहुत डिवाइन मानते हैं, प्योर मानते हैं और उसके ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, तो काऊ को प्रोटेक्ट करना उनका फंडामेंटल राइट हो जाता है। और ओवरऑल राइट टू लाइफ और राइट टू किल में राइट टू लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यहाँ पे तालिबान का इंस्टेंस दिया है। तालिबान का इंस्टेंस कैसे दिया है कि देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान हरा के ताकत में आ गया। क्यों? क्योंकि उनकी सोसाइटी इंटरनली फ्रैक्चर्ड थी। उसी प्रकार से हमारी सोसाइटी इंटरनली फ्रैक्चर्ड ना हो, इसलिए इस प्रकार की सोशल डिसहार्मोनी जैसी चीजें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बताई जा रही। फिर माइथोलॉजी को भी यहाँ पे इन्वोक किया है। 12 पेज का ऑर्डर दिया जस्टिस शेखर कुमार यादव साहब ने, और बहुत जगहों पे माइथोलॉजी को इन्वोक किया। ये बोला है कि जो काउज हैं वो ऑक्सीजन भी एक्सहेल करती है, मतलब उनका जो सिग्निफिकेंस है, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस, ये भी बहुत ज्यादा है। फिर जस्टिस यादव साहब ने कहा कि जो पार्लियामेंट है इसको एक लॉ लेके आना चाहिए और उन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो काऊ के स्लॉटर को करते हैं। काऊ हिंदू फेथ और कल्चर का एक सिंबल है, और ज्यादातर जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि भाई काऊ स्लॉटर आप मत करो। देखिए, कोई भी फालतू में बवाल नहीं चाहता है, ठीक है। और जो लंबे समय से मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं, उनकी आदत में उतना नहीं है बीफ खाना। अगर आप पाकिस्तान साइड जाओगे तो वहां ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहां तो शुरू से ही उन लोग खा रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर शुरू से लोगों की खाने की आदत ज्यादा रही नहीं है। और देखिए, खाने की चीजें तो ऐसी होती है, हम नहीं खाओगे तो मर्द हो जाओगे नहीं भाई, ठीक है ना। ओवरऑल वो तो आपकी हैबिट्स पे होता है कि शुरू से आपकी आदत कैसे पड़ी, जिसकी नहीं पड़ी वो नहीं खाता है। फिर यहाँ पे एक जूलॉजी के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उनका क्या बोलना है ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, कि भाई हम जो 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें से सिर्फ 4 से 5% यूज करते हैं, बाकी एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड साथ। कुछ कुछ इस प्रकार का काऊ में ही होता है। तो ओवरऑल काऊ का जो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, और इसके बेसिस पर कहा जा रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करना एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की है। पहली बात, हो क्या रहा है, श्रीलंका के अंदर चीजों के दाम ज्यादा हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दूसरा, श्रीलंका की जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू गिर रही है। तो चूंकि उसकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है और उसकी, आप कह सकते हो, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो हालात एकदम से खराब हो गए। पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस लेके आया गया। एक फॉर्मर आर्मी जनरल को कमिश्नर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज बनाया गया। होर्डिंग को रोकने की बात की गई है, और फूड स्टॉक्स को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करेगी सरकार। अब इसका क्या लॉजिक है, श्रीलंका के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई क्यों? एक्चुअली में देखिए, जब मैंने आपको रमेश सिंह इकोनॉमिक्स पढ़ाया था तो हमने बहुत लंबे समय तक ये डिस्कशन किया था कि एक देश का सेल्फ सफिशिएंट होना फूड ग्रेन्स में कितना ज्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और अगर हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो जो श्रीलंका में हो रहा है वो इंडिया में भी हो सकता था। श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या है, वो लोग खुद अनाज ज्यादा पैदा नहीं करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट भर का अनाज भी वो पैदा नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर चीज जैसे कि चावल, चीनी, इस तरीके की चीजों को, ऑयल, ये उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में क्या है कि हम लोग चावल, चीनी अपना सब कुछ पैदा कर पा रहे हैं, 2-3 चीजें जैसे एडिबल ऑयल हो गया हम इंपोर्ट करते हैं 50%। लेकिन श्रीलंका में ज्यादातर चीजें खाने पीने की इंपोर्ट होती हैं। इसके चलते ओवरऑल श्रीलंका की आबादी जो कि करोड़ों में है, वो इंपोर्ट पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अब जब आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो अपने खाने पीने के लिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में चीजों के दाम क्या चल रहे हैं, ये चीजें आप पे इंपैक्ट डालेंगी। प्लस आपकी खरीदने की औकात कितनी है। अगर आप बात करो श्रीलंका की, तो श्रीलंका के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो है $2.8 बिलियन के।
अब फॉरेक्स का लॉजिक क्या है, हर कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। जब भी कोई चीज बाहर से इंपोर्ट होती है, मान लो यूएसए से इन्होंने आटा वो गेहूं मंगवाया, वीट मंगवाया, तो यूएसए से वीट आया, अब इसको पेमेंट करनी है यूएसए को, तो इस वीट की पेमेंट सेंट्रल बैंक किस में करेगा, क्या श्रीलंकन रुपीज में करेगा, नहीं, यूएस डॉलर्स में करेगा। तो उसके लिए यूएस डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व में होने चाहिए श्रीलंका के। अगर श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर नहीं है तो चीजें इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के लिए, क्योंकि यूएसए के जो एक्सपोर्टर्स है ना, वो श्रीलंकन रुपीज में पेमेंट चाहते ही नहीं, वो अपने यूएस डॉलर्स में पेमेंट चाहते हैं। इसलिए किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के पास ओवरऑल अपने फॉरेक्स में पैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे 3-4 चीजें हो रही हैं। एक तो श्रीलंका की जो करेंसी है उसकी जो औकात है वो यहाँ पे गिर रही है। कितनी गिर रही है, तो यहाँ पे कुछ और डाटा इसके रिस्पेक्ट में दे रखा है। इस साल श्रीलंकन रुपी की जो वैल्यू है वो 7.5% घटी है। और आप कह लो कि नवंबर 2019 से लेके अब तक श्रीलंकन रुपीस की जो वैल्यू है वो 20% घट चुकी है। अब समझिए, श्रीलंका के अंदर लोग तो ज्यादा कमा नहीं रहे, लेकिन उनकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है और चीजों के लिए वो डिपेंडेंट है दूसरे मार्केट पे। अभी कोविड-19 के चलते इंटरनेशनल मार्केट में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन इन फूड बढ़ रहा है, तो वो खाना तो महंगा है, वो महंगा आएगा श्रीलंका के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू घट रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि श्रीलंका के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उनकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ रही होती तो चीजें बैलेंस हो जाती है। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी कमाई उतनी है, इनफैक्ट और घट गई है, क्योंकि वहां पर टूरिज्म घट गया है। टूरिस्ट नंबर बहुत कम है श्रीलंका में, उनकी इकोनॉमी 3.6% से गिरी है। ऊपर से 16 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है मंडे तक, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे। तो कमाई श्रीलंका के लोगों की बढ़ नहीं रही, इनफैक्ट कम हो रही, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऊपर से उनकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। तो पहले कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मान लो महीने के 20,000 श्रीलंकन रुपीस कमाता था, अब उस 20,000 श्रीलंकन रुपीस की वैल्यू कम हो गई क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिर रही है। और उसके रिस्पेक्ट में बाहर से जो खाना आ रहा है वो उसकी दाम ज्यादा है, तो गिरी हुई करेंसी में वो और महंगा हो जा रहा है। तो श्रीलंका में लोग एकदम से भड़बड़ा गए यहाँ पे और होर्डिंग शुरू हो गई। अब जो ट्रेडर्स होते हैं, बीच के धंधे वाले होते हैं, वो अपना काम लगाने लगते हैं। उनको लगता है कि दाम बढ़ रहे हैं तो एक काम करो, सारा आटा खरीद के अपने पास रख लो और महंगे में इसको बेचेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रकार की इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी हो गई है। चीनी, चावल, प्याज, आलू, इस प्रकार की चीजें, दूध पाउडर, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस, इन सब चीजों की हैवी शॉर्टेज है। और ये खाने पीने की चीजें, एक इंसान को दिन का खाना पीना भी मिल जाता है ना, तो भी वो शांति से चुपचाप सो जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब होता उसका। लेकिन फूड इमरजेंसी में तो यहाँ दिखने को आ रहा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने लंबी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। तो कुल मिला के हालात श्रीलंका के बहुत ज्यादा खराब हैं। और श्रीलंका की एक और प्रॉब्लम है, क्राइसिस है। ज्यादातर श्रीलंका के पास जो पैसा आता है ना, वो इंटरेस्ट पेमेंट देने लगते हैं। उन्होंने दुनिया भर से उधार उठा रखा है, बहुत सी कंट्री से उधार उठाया, और जिन जिन से भी उन्होंने उधार उठाया उनको हैवी इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं। ओके, अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है श्रीलंका कि चाइना से इन्होंने बहुत ज्यादा लोन उठाया है। ठीक है, तो लोन उठा उठा के जो इनका प्लान था ना कि हम अपना काम चला लेंगे, वो चल नहीं पाएगा, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। सोचिए, नवंबर 2019 में इनके फॉरेक्स रिजर्व थे $7.5 बिलियन, और वो अब आ चुके हैं $2.8 बिलियन पे जुलाई 2021 के एंड पे। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। तो आज की आखिरी न्यूज, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटोरेबल रोड को इनॉग्रेट किया गया है लद्दाख में। अब तक वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटोरेबल रोड थी खारदुंगला पास। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 18,380 फीट। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स जाते हैं और खारदुंगला पास वाले लैंडमार्क पे जाके फोटो दिखाते हैं कि वी आर एट द हाईएस्ट मोटोरेबल रोड। लेकिन अब खारदुंगला पास वाली रोड इज नो मोर द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटोरेबल। अब एक नई रोड बन गई है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटोरेबल। इस रोड को बनाया 58 इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी ने। ये लेह से पैंगोंग तक का जो रास्ता है ना, जिंगराल से तंग से होते हुए जाता है केला पास के थ्रू, तो लेह से पैंगोंग लेक का रास्ता थ्रू केला पास, ये ओवरऑल अभी के पर्यावरण रास्ते को 41 किलोमीटर कम कर देगा। तो घूमने फिरने में भी लोगों को बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे आसपास के जो गांव वगैरह के लोग हैं उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ जाएगा, टूरिज्म, टूरिस्ट ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो न्यू हाईएस्ट मोटोरेबल रोड बन गई है आपकी लद्दाख के अंदर। लेह को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करती है, केला पास के थ्रू होते हुए आती है एट अ हाइट ऑफ 18,600 फीट। इससे पहले वाली 18,380 फीट थी, 18,600 फीट। पैंगोंग लेक की बात की जाए तो ये एंडोरिक लेक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि एक ऐसा ड्रेनेज बेसिन जिसमें से पानी निकल के बाहर नहीं जाएगा। जो ग्लेशियर्स हैं अगल बगल के, वो पिघल पिघल के लगातार लेक को भरते रहते हैं, लेकिन लेक से कोई आउटलेट नहीं है।
134 किलोमीटर लंबी लेक है, छोटी छोटी लेक्स में डिवाइडेड है। 50% ऑफ द लेक आप कह सकते हो तिब्बत चाइना में है, ठीक है। 40% लद्दाख में, तो 50% चाइना, 40% लद्दाख और 10% डिस्प्यूटेड जोन में। एक प्रकार का बफर जोन है ये इंडिया और चाइना का बीच में। जो लेक का सबसे वाइडेस्ट पॉइंट है वो 5 किलोमीटर का है, सर्दी में बिल्कुल जम जाती है। इस लेक को रामसर कन्वेंशन के अंदर एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है एज अ फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड इन साउथ एशिया अंडर द रामसर कन्वेंशन। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। जाते जाते आगे बढ़ने से अब तो वीडियो लेक्चर खत्म ही हो गया, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपको ऐसी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताएं। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।